देखिए सब लोगों को एनसीईआरटी पे हम लोग पहले चैप्टर पे जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें पहले चैप्टर पे आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, दूसरे पे आईटीएफ है, तीसरे चैप्टर पे मैट्रिक्स है, चौथे चैप्टर पे डिटरमिनेंट है, हाँ। तो कक्षा 12 की एनसीईआरटी पे 12th पे दो पार्ट हैं। पार्ट 1 पे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन है, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स है, चौथा चैप्टर आपका डिटरमिनेंट है। तो देखिए जब हम लोग क्लास पढ़ा रहे थे आप लोगों को और 20 मार्च से कोचिंग बंद हो गई थी हम लोगों की और आज 16 अप्रैल है, तो इसके बीच कोई पढ़ाई नहीं हो पाई, तो हमने आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया था। इसके बाद हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा चैप्टर, ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया था, दूसरा चैप्टर। फिर इसके बाद मैंने तीसरा चैप्टर के बजाय चौथे चैप्टर की डिटरमिनेंट की थ्योरी बताई थी और हमें याद है थोड़ा थोड़ा कि एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे। और मैट्रिक्स के इसके बाद आपको 4.3 पे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट मेथड से ज्ञात करना था। और फिर इसके बाद 4.4 एक्सरसाइज पे कोमाइनर कोफैक्टर था और 4.5 से आपको मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो अब मेरा 2-3 दिन की क्लास पे मैं मैट्रिक्स की पुनः थ्योरी 2-3 लेक्चर पे ख़त्म कर दूंगा, मैट्रिक्स की थ्योरी बताऊंगा और डिटरमिनेंट। तो मेरे कहने का मतलब मैं पहले से डिटरमिनेंट आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, आज और शायद कल की क्लास में मैं डिटरमिनेंट आपको याद दिला दूं। और जो बच्चे शायद ना पढ़े हों, किसी की क्लास छूट गई हो, तो डिटरमिनेंट की मैं थ्योरी बता दूं। और डिटरमिनेंट की देखिए पूरा पैटर्न समझ लीजिए करना क्या हम लोगों को। तो डिटरमिनेंट की थ्योरी बता दूं मैं, डिटरमिनेंट की थ्योरी के बाद मैं मैट्रिक्स की थ्योरी बता दूं। तो जब मैट्रिक्स की थ्योरी हम लोगों की हो जाएगी तो ये एनसीईआरटी का ये दोनों चैप्टर एक साथ कवर होगा। तो दोनों चैप्टर एक साथ कवर होगा तो हम लोग 4.1 4.2 के सवाल कर दिए हैं, तो मैं यहाँ से इस तीसरे चैप्टर के सवाल लगाना शुरू करूँगा 3.1 से। इसके बाद मैं तीसरा और चौथा चैप्टर पूरा एनसीईआरटी कवर करूँगा विद एग्जाम्पल। साथ में जो अपने पास सीटें हैं, कुछ लोग तो शायद सीटें मिल गई हों, नहीं फिर आपको मैं कुछ उपाय बताऊँगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाके PDF निकालिएगा, बताते हैं कुछ इसके विषय में। तो देखिए है क्या, शेड्यूल देखेंगे आप एनसीईआरटी का 12th का पार्ट 1 का देखेंगे। तो पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आईटीएफ आपको पढ़ा दिया। आईटीएफ यूपी बोर्ड में लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इन दोनों चैप्टरों से यूपी बोर्ड में लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड में भी लगभग 15-16 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन डिटरमिनेंट का देंगे, पहले डिटरमिनेंट की थ्योरी लगाएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स की थ्योरी लगाएंगे, फिर एक साथ दोनों एक्सरसाइजों के सवाल करेंगे, दोनों चैप्टरों के एक साथ क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी का क्लास 12th का एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है शारीरिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। डिटरमिनेंट्स। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो देखिए आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं पैटर्न तो आपको पूरा बता दिया कि मेरा शेड्यूल क्या रहेगा। मैं डिटरमिनेंट के बाद तुरंत मैट्रिक्स की थ्योरी लगाऊंगा और फिर एक साथ दोनों चैप्टर कवर करेंगे। तो डिटरमिनेंट में सबसे पहले आपको पहले नंबर की हेडिंग डालनी है शारीरिक की परिभाषा। शारीरिक की परिभाषा इंग्लिश पे लिखिएगा, डिफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट।
डिफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए सारणिक की परिभाषा लिखेंगे तो सारणिक की परिभाषा होती क्या है, ध्यान से सुनेंगे, है कुछ नहीं। देखिए एक्चुअल इसकी फीलिंग है क्या कि हम लोग छोटी कक्षाओं में लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं। जो लीनियर इक्वेशन होता है जिसे हिंदी में हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सारणिक से भी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन उस कहानी को मैं बाद में बताऊंगा। अभी शॉर्टकट में आपको क्या समझना है कि सारणिक का रिप्रेजेंटेशन कैसे प्रदर्शित कैसे करते हैं सारणिक को। तो सारणिक को इस तरह की दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है। क्या करना है? दो इस तरह की ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है, इंग्लिश में बोलते हैं दो वर्टिकल लाइन खींचनी है, और इसका जो नाम होगा उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करना है। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा, DELTA, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है, इंग्लिश में बात करूं तो दो वर्टिकल लाइन खींचनी है। और इस जो आपको ये माड की तरह फिगर नजर आ रहा होगा तो इसके अंदर अवयव भरे रहेंगे। तो जो अवयव मीन्स एलिमेंट भरे रहेंगे, तो कुछ एलिमेंटों का अरेंजमेंट होगा। तो अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। बेसिक चीज इसकी क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 दिया, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। मैंने एक डिटरमिनेंट दिया x y a b, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया, फिर x y z l m n a b c। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं, डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 A4, X1 X2 X3 X4, Y1 Y2 Y3 Y4, Z1 Z2 Z3 Z4। अब फिर से ध्यान से सुनिए। तो डिफिनेशन है क्या सारणिक की? बेसिक बात, सारणिक को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के आप दो लाइनें खींचेंगे, उसके अंदर ये जो नंबर भरे हुए हैं ना, तो इन नंबरों को क्या पढ़ते हैं हम? अवयव कहते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, इसमें 9 अवयव हैं, इसमें 16 अवयव हैं। अर्थात सारणिक के अंदर अवयवों को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित का मतलब अरेंजमेंट करना है, अवयव का मतलब एलिमेंट को अरेंजमेंट करना है। तो भैया किसी के दिमाग में आया कि आखिरकार अरेंजमेंट कैसे करना है, तो फिर से सुनिए। नंबर 1 बात क्या है, सारणिक को आपको इस तरह की दो लाइनें खींचनी है, और जो एलिमेंटों का अरेंजमेंट होगा वो रो और कॉलम के सहारे होगा। फिर सुने, रो और कॉलम के सहारे होगा। तो रो मीन्स क्या होती है? पंक्ति, और कॉलम मीन्स क्या होता है? स्तंभ होता है। तो इसका मतलब है क्या? जरा देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हाथ मेरा देखिएगा, ये पहली रो है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो चल रहा है ये पहली रो है, और जो ये देखिए दूसरी रो हो गई। इसी तरह हम बात करें, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है। मैं इसका डिनोशन करूं तो ये इसका पहली रो है, ये देखो ये रो मैंने लगा दिया R1, ये इसकी दूसरी रो है R2। ठीक, मतलब इस पे दो पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों R1 को आप कैसे पढ़ेंगे? लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल पढ़ना है, अर्थात बाएं से दाएं क्षैतिज पढ़ना है। तो R1 का एलिमेंट क्या हुआ? X A, R2 का एलिमेंट Y B, लेफ्ट से राइट पढ़ना है। अब देखिए मैं इसको कुछ ऐसे डिनोट इधर कर रहा हूं, ये देखिए C1 को आप कैसे पढ़ेंगे? X Y ऐसे है, ये पूरा C1 आप देख रहे हो, ये C2 है। C1 मीन्स कॉलम, कॉलम मीन्स स्तंभ। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। इसका मतलब इस सारणिक में दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। इसी तरह इस सारणिक में 1 2 3 तीन पंक्तियां, 1 2 3 स्तंभ हैं। इस सारणिक में बात करूं तो 1 2 3 4 4 पंक्तियां हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन या निरूपण कैसे करेंगे? R1 R2 R3 R4। इसको कैसे करेंगे? C1 C2 C3
C4। अब सुनिए, अब देखिए कुछ आपको आइडिया आने लगा होगा कि सारडिक में क्या हो रहा है। इसका मतलब सारडिक में करना क्या है कि भैया इस डिब्बे का नाम, इसका नाम सारडिक है। सुनना ध्यान से, काम की बात शुरू, बकवास बंद। इस डिब्बे का नाम सारडिक है और इसका भैया सारडिक, इस डिब्बे को सारडिक कहते हैं। तो सारडिक का नाम क्या है? तो सारडिक का नाम है डेल्टा, अर्थात इस डिब्बे का नामकरण क्या है? डेल्टा। तो किसी भी डिटरमिनेंट को जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में अक्सर डेल्टा से हम लोग व्यक्त करते हैं। अब सारडिक कितने प्रकार की होती है भैया? तो इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ होंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। जिस दिन इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ होंगे तो ऐसा दिखने लगेगा। जिस दिन 4 पंक्ति 4 स्तंभ होंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। 5 पंक्ति 5 स्तंभ होंगे तो भी सारडिक बन जाएगी। इसका मतलब एक बात और क्लियर हो गया कि सारडिक में जितने ही रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, अर्थात किसी भी सारडिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, आपके पास पहली पंक्ति देखिए 2 रो हैं आपके पास, R1 और R2, 2 कॉलम है C1 और C2। इसका मतलब सारडिक का रूप सही है। पहला इसका बेसिक क्या है कि सारडिक का रूप सदैव वर्गाकार होता है, अर्थात जो डिटरमिनेंट होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है, अर्थात वर्गाकार रूप में होती है। वर्गाकार रूप का अर्थ है, मीनिंग इसकी क्या है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब किसी व्यक्ति को समस्या हुई कि सर जी हम पंक्ति कैसे समझेंगे, तो जरा दिमाग लगाइए। लेफ्ट से राइट की तरफ जो ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हुए हैं वो पंक्तियां कहलाएंगी। इसका मतलब आपके दिमाग में आया कि हमें पंक्तियां R1 सबसे ऊपर वाली रो, सबसे ऊपर वाली रो R1 होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे ऊपर वाली रो R1 होती है। इसका मतलब X, A पहली रो हो गई, Y B दूसरी रो हो गई, और इधर की तरफ जो वर्टिकल, सबसे पहले लेफ्ट की तरफ जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। सिमिलर में यदि आपसे पूछूं कि इसमें R1 कौन है तो आप क्या बताओगे? XLA, R2 YMB, R3 ZNC, ये C1 बताओगे। C1 मींस पहला स्तंभ या पहला कॉलम। ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। आ गया समझ पे? तो चलिए सब लोग कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए सारडिक की परिभाषा। चलिए लिखना शुरू करें। तो लिखिए सारडिक की परिभाषा में, वर्गाकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों को, वर्गाकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा अवयवों को व्यवस्थित करने की क्रिया को, अवयवों को व्यवस्थित करने की क्रिया को सारडिक कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वर्गाकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा अवयवों को व्यवस्थित करने की क्रिया को सारडिक कहते हैं। तथा सारडिक को देखिएगा, तथा सारडिक को इधर लिख रहा हूं, इधर तथा सारडिक को, सारडिक को इस तरह देखिए, कोई हाईलाइट पेन से आप 2 लाइनें खींच दीजिए, से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं तथा सारडिक के मान को, आगे लिखिए उसी में, तथा सारडिक के मान को डेल्टा, डेल्टा से, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, DELTA, डेल्टा से व्यक्त करते हैं, डेल्टा से व्यक्त करते हैं। लिख गया। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। इसके बाद आपके बोर्ड में 3 एग्जाम्पल लगे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। लिखना शुरू करिए, तीनों एग्जाम्पल लिख डालिए।
लिख गया तीनों एग्जाम्पल? इसके बाद सुने, लिखिएगा नहीं, मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल लिखने के बाद आप लिखना ना, सुने। अच्छा, एक केस बता रहा हूं मैं यहां पे थोड़ा सा नोट करके मैं कुछ आपको आइडिया दे रहा हूं। XYZ ABC, किसी ने कहा कि ये डिटरमिनेंट है, तो आप कहोगे कि इसमें R1 ये पहली पंक्ति हो गई, R2 दूसरी पंक्ति हो गई, R3 तीसरी पंक्ति हो गई। तो नंबर ऑफ रो अर्थात पंक्तियों की संख्या आपके पास 3 हो गई। ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। इसका मतलब इसमें 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, इसलिए ये सारणिक नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये डिटरमिनेंट नहीं है। इसका मतलब जब भी डिटरमिनेंट होगी तो स्क्वायर फॉर्म में होगी, वर्गाकार रूप में होगी। वर्गाकार रूप का मतलब है कि जितनी ही पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। तो ठीक इसी तरह आप 2 उदाहरण पे देखिए, 3 उदाहरण मैंने लगाए हैं, तीनों उदाहरण पे आप गौर से देखिएगा। पहले उदाहरण में हमने 2 पंक्ति 2 स्तंभ की सारणिक दी है, इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ की सारणिक दी है, अर्थात इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो हैं 4 रो हैं 4 कॉलम है। इसका मतलब सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है। इसके नीचे आप लिखना शुरू करो, रीमार्क्स लिखें जल्दी जल्दी। नंबर 1, सारणिक हमेशा, लिखिए स्पीड से लिखिए, सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है। सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है तथा वर्गाकार रूप का अर्थ है, तथा वर्गाकार रूप का अर्थ है पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए, हमने पहले नंबर में क्या लिखा कि वर्गाकार रूप का अर्थ है पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब दूसरे नंबर में क्या लिखना है आप? अब आप रो मीन्स पंक्ति को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पंक्तियों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जरा दिमाग लगाइए। बाएं से दाएं की तरफ, ये हाथ देखिए जरा इधर की तरफ, ऐसे खड़ा हो जाता है। बाएं से दाएं की तरफ क्षैतिज अवयव सारणिक की पंक्तियां कहलाती हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो पढ़ते हैं, रो की स्पेलिंग ROW होती है, इसलिए इसको ये R1 दर्शाता है, ये R2 दर्शाता है। तो दूसरे नंबर पे लिखेंगे बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए क्षैतिज अवयव सारणिक के पंक्तियां कहलाती हैं, जिन्हें R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। तीसरे नंबर पे सुने, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ये स्तंभ होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कॉलम पढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए ऊर्ध्वाधर अवयव, मतलब वर्टिकल एलिमेंट, ऊपर से नीचे की ओर लिखे हुए ऊर्ध्वाधर अवयव सारणिक के स्तंभ या कॉलम कहलाते हैं, जिन्हें C1, ये C1 है, ये वाला C1 है। पढ़ेंगे कैसे XY, इसको कैसे पढ़ेंगे A से B, ये C2 है। तो लिखें ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकल पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर लिखे हुए अवयव सारणिक के स्तंभ कहलाते हैं, जिन्हें कैपिटल C1, क्योंकि कॉलम की स्पेलिंग C से शुरू होती है, C2, C3, C4 डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। आगे लिख दीजिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इस पे चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। अब किसी के मन में आया होगा कि भैया ये गणित की दुनिया में ये अपनी वैल्यू भी देता होगा, अर्थात ये डिब्बा एक्सपेंड होता होगा, एक्सपेंड का मतलब प्रसार होता होगा। तो हाँ भैया, होता है सारणिक पे। इसका मतलब कि कोई डिटरमिनेंट जब होगी
देखो एक बेसिक चीज है कि डिटरमिनेंट स्क्वायर फॉर्म में होगी, स्क्वायर फॉर्म में होना जरूरी है। मैंने पहले नंबर पे लिखा है कि सारणी का रूप हमेशा वर्गाकार होता है, अर्थात नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सदैव बराबर होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो केस डिटरमिनेंट नहीं है। अब यदि ये डिटरमिनेंट है तो पहली बेसिक नीड को हमेशा फॉलो करेगा, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। फिर आप आइडेंटिफाई रो को कैसे करेंगे, ये बाएं से दाएं की तरफ, ये R1 है, R2 है, नीचे R3 R4 चलते जाइएगा, फिर इसी तरह C1 C2 C3 C4 ऐसे चलते जाएंगे। इसका मतलब ये बात समझ में आ गया। अगली बात सुने, सारणी की एक निश्चित वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है, अर्थात निश्चित मान होता है, अर्थात एक सारणी का एक ही मान होता है। तो चौथे नंबर वाले केस में लिखना है सारणी का प्रसार किया जा सकता है, प्रसार का मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं, सारणी का प्रसार किया जा सकता है, अर्थात एक सारणी का एक ही मान होता है। एक ही मान का मतलब है यूनिक वैल्यू देगा, अर्थात एक डिटरमिनेंट की वैल्यू एक ही होगी, अर्थात एक सारणी में एक ही आंसर आएगा, ढेर सारे आंसर आने वाले नहीं हैं। अब इसके बाद कहानी सुने, लिखेंगे अगली हेडिंग, जल्दी से लिखेंगे अगली हेडिंग, सारणी के प्रकार। हेडिंग लिखेंगे सारणिकों के प्रकार, टाइप ऑफ डिटरमिनेंट, पहले नंबर पे द्वितीय कोटि की सारणिक, द्वितीय कोटि की सारणिक, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। देखो द्वितीय कोटि की सारणिक मतलब सारणिकों के प्रकार पे चले गए। द्वितीय कोटि की सारणिक मतलब सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये वाला एग्जांपल है, ये वाला जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये वाला एग्जांपल, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एग्जांपल है। अर्थात जिस सारणिक में दो रो हो, अर्थात ये दो पंक्तियां हो, दो स्तंभ हो, जिस सारणिक में जिस डिटरमिनेंट में केवल ओनली दो रो हो और दो कॉलम हो, तो उस सारणिक को हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। तो लिखिए जल्दी से, जिस सारणिक में दो पंक्ति तथा दो स्तंभ हो, उस सारणिक को द्वितीय कोटि की सारणिक कहते हैं। इसके बाद ये वाला एग्जांपल उतार लो, ये वाला एग्जांपल जल्दी से उतारें सब लोग। दूसरे नंबर की हेडिंग बनाओ, तृतीय कोटि की सारणिक, तृतीय कोटि की सारणिक, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अच्छा समझ गए होंगे आप, थर्ड ऑर्डर का मतलब जिस सारणिक में जिस डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो 3 हो, नंबर ऑफ कॉलम 3 हो, उस ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट कहते हैं। या फिर लिखिए, बोल रहा हूं मैं, जिस सारणिक में 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ हो, उस सारणिक को तृतीय कोटि की सारणिक कहते हैं। ये वाला एग्जाम्पल उतार लीजिए। हाँ, अगली हेडिंग, तीसरे नंबर की हेडिंग, देखिए भाई तीसरे नंबर की हेडिंग क्या है, चतुर्थ कोटि की सारणिक, फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट। फोर्थ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिटरमिनेंट में 4 रो लगी हो, 4 कॉलम लगे हो। लिखेंगे यदि किसी सारणिक में 4 पंक्ति तथा 4 स्तंभ हो, तो उस सारणिक को तृतीय कोटि की सारणिक कहते हैं। अच्छा, चतुर्थ कोटि चल रहा था, सुधारिए थोड़ा सा, फिर से मैं बोल रहा हूं। जिस सारणिक में 4 पंक्ति तथा 4 स्तंभ हो, उस सारणिक को चतुर्थ कोटि की सारणिक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, पहले मुझसे बोलने में गलती हुई है।
तो कहीं गलत तो नहीं लिखे आप, फिर से मेरी बात सुन लें। बात चल रही है चतुर्थ कोट की सारणिक की, तो चतुर्थ कोट की सारणिक एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो क्या लिखना है, जिस सारणिक में 4 पंक्ति 4 स्तंभ हो उस सारणिक को हम चतुर्थ कोट की सारणिक कहते हैं। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिख लें। अब देखें, देखो मैं स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, मानक सारणिक लिख रहा हूं, मानक सारणिक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे जनरल डिटरमिनेंट या स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट। अब देखिए मैंने द्वितीय कोट की एक सारणिक उठाई, सपोज दैट, दिमाग लगाना थोड़ा सा। द्वितीय कोट की मैंने एक सारणिक उठाई, तो इसको मैं A11 A12 लिखूंगा, A21 लिखूंगा, A22 लिखूंगा। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप की सारणिक है। ए का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई नंबर भर देता हूँ x y a b, तो दिमाग लगाना है। A11 की कुर्सी, कुर्सी मतलब जगह, A11 की जगह x ले रहा है, ठीक। और यहाँ एक मिनट थोड़ा सा हटा, यहाँ LM लिख देता हूँ, ठीक। A11 की जगह x ले रहा है, A12 की जगह L ले रहा है, A21 की जगह Y ले रहा है, A22 की जगह M ले रहा है। देखिए दोनों एक ही मतलब है, मन की आंखों से देखिए। A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला कॉलम, देखो पहली पंक्ति पे चल रहे हैं, पहले कॉलम पे चल रहे हैं। A12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम। यदि मैं आपसे पूछूं इसमें कि यम किसका स्थान लिए है, तो आप तुरंत बताएंगे कि श्रीमान जी A22 का स्थान लिए है, अर्थात ये दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जाके बैठा है। इसी तरह ये A12 का स्थान लिए हुए है, ये A11 का स्थान लिए हुए है, और ये AY का स्थान, ये A21 का स्थान Y लिए हुए है। अब जरा सोचिएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो गई, ये सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो गई। अब ठीक इसी तरह थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट मैं लिखूं, थर्ड ऑर्डर की, तो भेजा लगाओ A11 A12, सुन रहे हैं सब लोग, A13, अच्छा 11 12 13। अब किसी स्टूडेंट का माहौल बना हो कहेगा 14 A15, तो पगला ना जाना। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब 3 ही कॉलम पे जाना है। तो ये जो पहला नंबर है ना, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर कॉलम को, तो 3 ही कॉलम तो देना है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का मतलब होता है 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो यहाँ 21 शुरू करेंगे, 21 क्यों शुरू करेंगे समझ गए होंगे। 21 का मतलब होगा दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, और ये तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, अर्थात ये A33 हो गया। इसका मतलब है क्या, जरा दिमाग लगाइए। ये सेकंड ऑर्डर की मानक सारणिक है, ये थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो गई मानक सारणिक। अब मैं इधर फोर्थ ऑर्डर की भी डिटरमिनेंट लिखे दे रहा हूँ, जरा सब लोग भेजा लगाइएगा। मैं यहाँ क्या लिखूँ, A11 A12 A13 A14। इसके बाद क्या लिखूँगा, हाँ A21 A22 A23 A24। फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, A31 A32 A33 A34। दिमाग लगाना, A41 सॉरी A41 A42 A43 A44। देखो ध्यान से सुनना, जब ये लास्ट वाले एलिमेंट पे पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे 22 लिखा है, 22 लिखा है ना, तो ये 22 आपको क्या बताता है कि इसमें 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं। इसका मतलब सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है। तो श्रीमान जी ये एलिमेंट आपको पकड़ में आ जाएगा कि सारणिक सही भरी है कि नहीं भरी। यहाँ 33 भरा हुआ है, 33 भरा है ना, जब 33 भरा है तो आप इसको कहेंगे कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो गए, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट। यहाँ 44 भरा हुआ है, 44 का मतलब हो गया इसमें 4 पंक्ति तथा 4 स्तंभ होंगे। तो ये मानक रूप से चारों सारणिक लिख डालिए, जल्दी से लिखिए, हेडिंग बदलेंगे।
बदलिए, 1 मिनट लिख लीजिए, तब तक मैं तुरंत बताएं। अच्छा, नोट करके एक बात यहाँ पे सब लोग लिख लीजिए, ये भूलना नहीं चाहिए। अब पूरा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में आपको पता होना चाहिए ए आई जे का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक। अच्छा, जिस तरह यहाँ A11 A12 लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ AIJ लिखा हुआ है। तो ए का मतलब होता है एलिमेंट, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अवयव। आई का मतलब है रो, पंक्ति। और जे का मतलब है कॉलम, जे का मतलब है कॉलम, स्तंभ। जे का मतलब है कॉलम, समझ में आ गया। सपोज दैट यहाँ पे 12 लिखा होता, 12 लिखा होता, 12 लिखा होता, तो आप कहते कि हम पहली पंक्ति में दूसरे कॉलम में। सपोज दैट यहाँ 32 लिखा होता, थोड़ी देर के लिए देखो मैं कंपेयर करा दे रहा हूँ, 32 लिखा होता तो आई की जगह 3 लिखा हुआ है, जे की जगह 2 लिखा हुआ है, तो आई का मतलब क्या होता है पंक्ति। इसका मतलब आप तीसरी पंक्ति में चल रहे हैं और कॉलम दूसरे पे चल रहे हैं, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जरा जल्दी से करिए, लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट हेडिंग बनने, सुने, हेडिंग आपको बनाना है सारणी का मुख्य विकर्ण, सारणी का मुख्य विकर्ण, इंग्लिश में प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ देखिए, अब सुनिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। XYZ LMN UVW, एक मैंने डिटरमिनेंट का एग्जाम्पल दिया, दिमाग लगाना। ये क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हुआ। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लेकर आऊँ, भेजा लगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। A11 डेल्टा के बराबर मैं डिटरमिनेंट एक दे रहा हूँ, A12 A21 A22, तो भैया प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, अर्थात सारणिक में या डिटरमिनेंट में वो एलिमेंट जिनमें आई और जे आपस में क्या हो, बराबर हो, वो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, भेजा लगाना, ठीक, सीरियस होकर सुनना, भेजा लगाना। देखो यहाँ पे आई जे बराबर है, आई जे बराबर है, तो इसको मैंने आइडेंटिफाई अलग कर लिया। यहाँ क्या बराबर है, नहीं है, यहाँ बराबर है, नहीं है, यहाँ बराबर है क्या, आई और जे के स्थान पर नहीं है, ये बराबर है, तो भैया तुम भी आ जाओ लपेटे में। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये तीनों क्या बराबर हैं। तो जो एलिमेंट में आई और जे बराबर होते हैं वो एलिमेंट डिटरमिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं, तो हमें उनको प्रिंसिपल डायगोनल बोलना है। तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। तो लिखिए, नीचे लिखेंगे, यदि, लिख लीजिए शॉर्टकट में, यदि ए आई जे में आई बराबर जे है तो वह अवयव, लिखें, यदि ए आई जे में
I बराबर J है तो वह अवयव सारणिक के मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसके बाद ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने लगे हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लीजिए। तीनों एग्जाम्पल आप दर्शा लीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल को आप दर्शा लीजिए। चलिए भैया, अब बारी आती है इसकी वैल्यू निकालने की। ठीक, हेडिंग लिखेंगे द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार, इंग्लिश में एक्सपेंडिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब सुनो, द्वितीय कोटि की सारणी का प्रसार कैसे करेंगे, सीरियस होकर सुनिएगा। कल मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा और परसों से मैट्रिक्स की मैं थ्योरी लगाऊंगा। तो जब तक ये अभी क्लासें नहीं चल रही हैं, अब देखिए कब क्लासें खुल रही हैं, 3 मई के बाद शायद क्लास खुले, देखते हैं जैसा भी होगा। तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, फिर जब आप क्लास पे आएंगे तो फिर आपको देखते हैं। कुल मिला के अच्छा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी प्रकार की, कुछ सब सही हो जाएगा। हम लोगों को 7, 8, 9 महीने का समय मिलेगा, उसमें भी काम हो जाएगा। तो द्वितीय कोटि की सारणी का प्रसार, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो है उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। अच्छा, इसको एक्सप्रेशन भी बोलेंगे या एक्सपेंडिंग बोलेंगे, तो हमने लिखा एक्सपेंडिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसका मतलब भैया कि सेकंड ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट होगा, सपोज दैट यहाँ 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, दिमाग लगाना है। तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देना, प्रोडक्ट मतलब गुणा कर देना है। तो 6 दूनी 12, फिर यहाँ का साइन माइनस लगाना है, 5 चौको 20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -8। इसका मतलब अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यूनिक है, इस डिटरमिनेंट का -8 के अलावा कोई मान होने वाला नहीं है। अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, सुनना ध्यान से। -3, 4 और यहाँ 5 और यहाँ पे मैंने 7 ले लिया थोड़ी देर के लिए, सुनना ध्यान से। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल गुणा होगा और साइनों का ध्यान रखना है, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं छोटी कक्षाओं में आप 6, 7, 8 में सब लोग पढ़ते हैं। तो -3 × 7 -21 आएगा। ठीक, ये -21 आया, दिमाग लगाना, प्रिंसिपल डायगोनल गुणा हुआ। ये वाला साइन कॉन्सेप्ट का है, उसको नहीं भूल सकते। फिर ऐसे गुणा होगा, तो जब ये गुणा होगा तो +5 में -4 मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा। अब रही बात इसका कैलकुलेशन की, तो कक्षा 1 की क्लास तो नहीं पढ़ा रहा है कि मैं कैलकुलेशन करूं, फिर भी करे दे रहा हूं। वैल्यू -1 आ रही। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर जी बार बार माइनस वैल्यू क्यों आ रही है। अरे आने दो भैया, प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है वैल्यू। अच्छा देखिए, दिमाग लगाइए। तो सेकंड ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन है द्वितीय कोटि की सारणी का कुछ ऐसे होगा। तो सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन आप एक्सपेंड करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल को गुणा करेंगे। ये प्रिंसिपल डायगोनल का पहले गुणा करना है, उसके बाद बीच का साइन माइनस लगा देंगे, फिर ये डायगोनल जो है इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, काम खत्म। चलो अगली हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाना है अगली, तृतीय कोटि के सारणिक के चिन्ह, इंग्लिश में साइन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो इसके साइन पकड़ना, जैसे आपसे साइन बनने लगेगा तो फिर हम
इसका एक्सप्रेशन बताएंगे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन बताएंगे। देखिए आपके सिलेबस में ना सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर की ही डिटरमिनेंट आने वाली है। इसके बाद जो ऑर्डर आएगा ना तो फिर आपको दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। बताते हैं यदि आएगा वही कॉन्सेप्ट बता देंगे, परेशान होंगे। तो मैं थर्ड ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट मैंने अभी आपको बताया कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है, A23, ठीक, A31, A32, A33। आ रहा है सब लोगों को समझ में? कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या बकवास लिख रहे हैं, 33, 34, 35। अब सुनिए, सब मैं बता चुका हूँ, आप कायदे से सुनिए तब समझ में आएगा। देखो सुनना, ध्यान सुनना। देखो मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ इसके, आभास करना, देखिए महसूस करना मेरी बात को। A11 एलिमेंट नहीं है। A11 ये दर्शाता है कि इस प्लेस में यहाँ पे कोई नंबर भरा होगा वो A11 का स्थान है लिए है। सपोज दैट यहाँ पे मैं यदि 2 लिख दूं थोड़ी देर के लिए, इसकी जगह यदि 2 लिख देता हूँ या x लिख देता हूँ तो A11 का ये स्थान है, उस स्थान में क्या भरा हुआ है, x भरा हुआ है। तो इसका डिनोशन है, कुछ ऐसे करते हैं। अब दिमाग लगाएं, देखो यहाँ का चिन्ह प्लस होगा, अब यहाँ का चिन्ह माइनस होगा, यहाँ का चिन्ह फिर प्लस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कुछ ऐसे चिन्ह होंगे। अब आपको लगा होगा कि ये सर भर कैसे दिए, जरा सुने, नोट लिख रहा हूँ मैं। देखो Aij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j। इस कॉन्सेप्ट से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के साइन लगाए जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आपको साइन लगाना है। अब जरा दिमाग लगाना, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। A11 भरा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A11। तो जब A11 भरा हुआ है तो -1 की पावर ये 1 + 1 होगा। तो जब -1 की पावर 1 + 1 होगा तो ओवरऑल कैलकुलेशन -1 की पावर 2 ओवरऑल प्लस चला गया। तो देखो A11 का साइन प्लस है। इसी तरह आप सिमिलर बात सुने, यदि I + j को जोड़ने पे अर्थात -1 की जो डिग्री है I + j, यदि इसको जोड़ने पे इवन नंबर आए, सम संख्या आए तो साइन प्लस के साथ आएगा, और यदि ये ऑड नंबर आए तो साइन माइनस के साथ बैठेगा। इसी तरह देखो यहाँ पे जरा देखें, 2 1 3, 2 1 3 एक ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या माइनस, 3 1 4 फिर इवन नंबर हुआ प्लस, 2 1 3 फिर ये ऑड नंबर हुआ माइनस, 2 2 4 फिर इवन नंबर हुआ प्लस, ये ऑड नंबर हुआ माइनस, ये इवन नंबर हुआ प्लस, ऑड नंबर हुआ माइनस, इवन नंबर हुआ प्लस। तो कुछ ऐसे साइन लगाने हैं। देखो सबसे पहले आप ये डिटरमिनेंट लिख लीजिए अपने नोट्स पे, इसके बाद इसके नीचे साइन लगा लीजिए और ये नोट चिपका दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो ये सब चीज़ें समझने में। चलिए लग गया, अगली हेडिंग बनाइए जल्दी से। उम्मीद है नोट हो गया होगा सबका। चतुर्थ कोटि की चतुर्थ कोटि के सारणिक के चिन्ह, साइन ऑफ फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब सुनो, अब फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट है क्या, ध्यान से सुनिएगा फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट को। सबसे पहले फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट की एक डिटरमिनेंट लिखिए आप लोग। फोर्थ ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। तो जब आप मानक रूप में लिखेंगे तो मैं आपको बताया हूं, देखिए पीछे क्या होता है, A11 के बाद बताएं जरा क्या होता है। A11 के बाद A12, A13, A14। फोर्थ ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो 4 कॉलम ले जाओगे ना तो 14 तक जाएगा। फिर A21, 21 का मतलब समझ गए हैं, तो पीछे क्लास में बता चुका मैं। 23, A24, A31, A32, A33, A34, A41 का मतलब चौथी रो पे आ गया ना, पहले कॉलम पे है, चौथी रो के सेकंड कॉलम पे है, ठीक है। और ये चौथी रो के थर्ड कॉलम पे है और चौथी रो के फोर्थ कॉलम पे ये आ गया। जरा देखो अब इसके साइन कैसे लगाओगे, जरा सुनिए इसके साइन कैसे लगाएंगे। मैं इधर साइन लगा दे रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट बताया।
कि ये एक और एक जुड़ के 2 होगा सम संख्या प्लस, फिर इसके बाद 2 1 3 माइनस, 3 1 4 प्लस, 4 1 5 माइनस। सुनिए, फिर ऐसा अल्टरनेट नहीं है कि आप प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद यहाँ प्लस चिपका दो। देखना प्लस ना चिपकाना, 2 1 3 माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर 3 1 4 फिर प्लस आ गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे चलते 4 1 5 माइनस, 4 1 5 नहीं 4 1 5, यहाँ गलती हुआ, यहाँ पे सुधारिए सब लोग, 42 है प्लस, 42 पे 43 पे माइनस, 44 पे 4 4 8 प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह हो गया। चलो तो ये कुछ बात हुई ऐसी, कहानी कुछ ऐसी। अगली हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाते हैं अगली, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार इंग्लिश पे लिखेंगे, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार, एक्सपेंडिंग स्पेंडिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ध्यान से सुनना, हाँ सुनिएगा ध्यान से। हाँ भेजा लगाइएगा। मैंने एक डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने एक डिटरमिनेंट लिया। मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखाता हूँ इसके बाद, ठीक। कल की हम लोग क्लास पे ना, जो ये खत्म हो जाएगा डिटरमिनेंट कल प्रॉपर्टीज बता के, परसों से मैं मैट्रिक्स बताऊंगा आपको। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है R1, R1 के एलिमेंट बोले जल्दी से, 1 4 7, R2 के क्या है 2 5 8, R3 3 6 9, C1 1 2 3, C2 4 5 6, C3 क्या है भैया 7 8 9, C3 क्या है 7 8 9। तो तृतीय कोटि की जो सारणिक है, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, वो एक्सपेंड तो होगी, अर्थात ये वैल्यू यूनिक वैल्यू निकलेगी, लेकिन हम किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के रिस्पेक्ट मीन सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए आपके पास R1 के रिस्पेक्ट अथवा R2 के रिस्पेक्ट अथवा R3 के रिस्पेक्ट या C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करो, जबकि वैल्यू मीन्स मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जो भी ऑपरेशन करें, जिसके रिस्पेक्ट जिसके अलोंग आप इसको एक्सपेंड करें, उसको प्रदर्शित जरूर कर दें। तो मैं यहां लिखूंगा R1 के रिस्पेक्ट या R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अलोंग इंग्लिश पे लिखे जरा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब सुनो, मैंने क्या लिखा, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, इसको इंग्लिश से पढ़ेंगे स्पेंडिंग अलोंग R1, मतलब R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप R1 को आइडेंटिफाई करिए। R1 में क्या है 1 4 7, तो देखिए 1 4 7 ये कॉमन निकलेंगे, लेकिन यहाँ का ये किसकी कुर्सी है, A11 की कुर्सी। थोड़ी देर के लिए समझिए, A11 की कुर्सी है, तो A11 ये A12 की कुर्सी है, और ये A13 की कुर्सी में जगह लिए हुए भैया A13 की, तो यहाँ का साइन प्लस, तो प्लस साइन लगाया मैंने, प्लस साइन लगाया क्योंकि A11 का साइन लगाऊंगा मैं, साइन पकड़ूंगा A11 का, और एलिमेंट प्लस 1 है, ठीक।
एक के साथ जो कॉलम लगा है उसको उड़ा दूंगा, कॉलम पहला वाला कॉलम लगा उड़ा दिया। मैं सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या पाया, 5 6 8 9। ठीक, इसके बाद ये 12 का साइन, यहां पे साइन देखिएगा 12 का, अभी अभी मैंने बताया माइनस होता है, एलिमेंट 4 है। अब इसके साथ जरा दिमाग लगाना, ये दूसरा कॉलम उड़ गया तो जो सेकंड ऑर्डर की अब डिटरमिनेंट बनी वो क्या बनी, दूसरा कॉलम उड़ने के बाद 2 3 8 9 आ रहा समझ। फिर इसके बाद ये 7, ये A13 A11 A12 A13, 13 मीन्स यहाँ चिन्ह प्लस होगा, तीसरा कॉलम उड़ जाएगा, तीसरा कॉलम तो 2 3 5 6। अब सुनिए इसको जरा एक्सपेंड करें, ये 45 माइनस 48, ठीक, माइनस 4 18 माइनस 24 7 12 माइनस 15। सोचो सोचो क्या आया, माइनस 3, इधर सोचो माइनस 6 प्लस 24, उधर कितना आएगा माइनस 21। हाँ भैया सत्यानाश हो गया, 0 हो गया, ठीक, वैल्यू 0 आ गई। अब जरा दिमाग लगाओ, इसी एग्जाम्पल को मैं इसी को मैं आपको और किसी कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करके दिखाऊं तो आपको विश्वास बैठ जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 ही होगी। जरा देखते हैं, फिर से सेम वैल्यू देखते हैं। लिखना नहीं है अभी, आपको केवल समझना है बस। वैल्यू क्या है 1, सेम डिटरमिनेंट लिख रहा हूं मैं, 4 5 6 7 8 9। अब किसी के मन में आया कि सर जी ऐसा करिए कि आप C3 के रिस्पेक्ट इस बार प्रसार करिए, तो भैया मैं आपके मन से करे दे रहा हूं, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब हम C3 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो कुछ बच्चों को C3 की समझ ही नहीं है। अब भैया C3 की समझ नहीं है तो सवाल यहीं से समाप्त हो गया, पढ़ना ही बेकार है। तो भैया C3 कौन कौन है, मुझे बताओ C3 कौन कौन है। तो C3 भैया कौन कौन है, 7 8 9। अब यहां के चिन्ह पकड़ो, जल्दी से बताओ किसकी कुर्सी है, A13। 13 का मतलब यहां का चिन्ह क्या होगा, मैं चिन्ह लगा दे रहा हूं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये साइन देखे पकड़िए, तो यहां का साइन प्लस है, यहां का साइन ये माइनस है, यहां का साइन। तो देखिए कॉमन बारी बारी से यही एलिमेंट होंगे। यहां पे लिख दीजिएगा एक्सपेंडिंग along C3। हाँ देखो C3 का पहला चिन्ह देखो, पहला एलिमेंट क्या है 7, यहां का साइन देखो प्लस 7 कॉमन हुआ, भेजा लगाना। C3 का एलिमेंट 7 है, ये 7 मैंने उतार लिया, चिन्ह सहित उतारा, यहां का साइन चिन्ह देखो प्लस का है, इसके साथ पहली रो लगी हुई है, पहली रो मैंने गायब कर दिया, क्या बचा 2 3 5 6। बारी किसकी आई, 8 की। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा 5 क्यों नहीं कॉमन ले रहे हो, बेवकूफ हो गए हो क्या, क्या लिखा है C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो एक्सपेंड आप C3 के एलान कर रहे हो, तो C3 का एलिमेंट 8 है, यहाँ का साइन माइनस है, माइनस 8 लिया। फिर अब देखिए जरा सुनिएगा, इस पे 8 के साथ रो कौन सी लगी है, दूसरी, गोल हो गई, क्या बचा 1 3 और 4 6। फिर ये प्लस 9 के बाद भेजा लगाइएगा, तीसरी कॉलम उड़ी, तीसरी रो उड़ी, क्या बचा 1 2 4 5। अब जरा दिमाग लगाना, 7 12 माइनस का 5 3 15 8 6 4 3 12 9 5 माइनस 8, भेजा लगाना माइनस 3 आया ही, माइनस 21। हाँ भैया ये कितना आएगा, माइनस 6 प्लस प्लस 48 आया, ये कितना आएगा माइनस का 3 माइनस 27। हाँ प्लस 48 माइनस 48, वैल्यू फिर 0। सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ कि सेम डिटरमिनेंट यहाँ भी है, सेम डिटरमिनेंट यहाँ भी है, यहाँ वैल्यू 0 आई है, यहाँ वैल्यू 0 आई है। तो एक बात तो ये दिमाग से निकाल दो आप
कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, किसी भी ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। जब मैंने आज की क्लास पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको दो बेसिक बातें बताई। नंबर एक बात मैंने क्या बताया कि सारणिक जो डिटरमिनेंट होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब होता है कि जितनी ही पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। समझ में आ गया। दूसरी बात, डिटरमिनेंट एक वैल्यू देगा और वो वैल्यू हमेशा यूनिक रहेगी, बार बार वैल्यू बदलने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने एक ही डिटरमिनेंट पे दो अलग अलग रास्तों से एक्सपेंड किया, इसको मैंने R1 के विथ रिस्पेक्ट किया, इसको मैंने C3 के रिस्पेक्ट प्रसार किया, तो वैल्यू दोनों की सेम जाके बैठ गई 0 0। तो आप ये हेडिंग शायद लिखे हों थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, इस हेडिंग आपकी लिखी होगी। तो एक बात आपको क्या लिखना है कि तृतीय कोटि की सारणिक का प्रसार, अर्थात प्रसार का मतलब एक्सप्रेशन है, एक्सपेंडिंग, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सापेक्ष करेंगे, जबकि सारणिक के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो चलिए लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं, लिखेंगे तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सापेक्ष करते हैं। सापेक्ष का मतलब रिस्पेक्ट। जबकि, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा इस बात को, जबकि सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद ये डिटरमिनेंट उठा के दो एक्सप्रेशन दिखा दीजिए। सेम डिटरमिनेंट को एक बार R1 के रिस्पेक्ट स्पेंड कर दो, एक बार C3 के विथ रिस्पेक्ट कर दो, आप स्पेंड कर दो इसको। फिर मेरी सुनिए, सेम डिटरमिनेंट को एक बार आप R1 के रिस्पेक्ट स्पेंड कर दो और इसी डिटरमिनेंट को, सेम डिटरमिनेंट को C3 के रिस्पेक्ट स्पेंड कर दो, वैल्यू दोनों की 0 आ रही है। लिखिए जल्दी से। तो ये आप एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, ठीक। अब जरा सुनिए, अब बात क्या आती है, नोट करके कोई चीज देखे, ध्यान से सुनिए। नोट नंबर 1, मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे सारणिक हो गई, अब यहाँ 2 3 4 लिखा है, यहाँ लिखा है 0 0 6 और 3 - 5 9 लिखा है। तो जरा दिमाग लगाएं, सुनिएगा। हाँ, सब लोग ध्यान से सुने। देखो, अभी मैंने क्या बताया कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आपके पास 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। जहां से मर्जी आपकी C1 C2 C3 R1 R2 R3 के रिस्पेक्ट आप स्पेंड कर दो, वैल्यू सेम मिलने वाली है। ये दिमाग से हटा दो कि वैल्यू अलग अलग मिलेगी, वैल्यू सेम मिलेगी, लेकिन अपना क्वेश्चन जल्दी हल हो जाए इसके लिए आप देखिए कि किसी रो में अथवा किसी कॉलम में के क्या कुछ एलिमेंट 0 दिख रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट यदि स्पेंड करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हल होगा, वैल्यू जल्दी दे देगा डिटरमिनेंट। तो आप जरा देखें, ये क्या है भैया, R2 है, तो R2 के 2 एलिमेंट 0 हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी लगाने के लिए मैं R2 के सापेक्ष प्रसार करूंगा, ठीक। अर्थात मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, स्पेंडिंग अलोंग R2, ठीक। अब देखो R2 में फायदा क्या हुआ, क्या 0 0 कॉमन लोगे, अच्छा 0 कॉमन लोगे, आगे डिटरमिनेंट भरोगे, ये ले डूबेगा इसको, ठीक। तो ये दोनों कॉमन लेने से बच गए। तो जब ये वैल्यू देगा तो R2 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 0 0। सपोज दैट मैं 0 कॉमन लेता हूं। अच्छा चलिए, यहाँ का चिन्ह पकड़िए, यहाँ का चिन्ह क्या होगा, 11, ये किसकी कुर्सी है, 21 की, 21 का चिन्ह माइनस हो गया। फिर इसके साथ देखिए ये कॉलम उड़ता, वैल्यू क्या थी, ये कॉलम उड़ गया, कॉलम उड़ गया, 3 - 5 4 9। अच्छा देखिए ये सेकेंड ऑर्डर, इतनी वैल्यू कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, लेकिन पीछे से मल्टीप्लाई क्या है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो देगा कुछ ना कुछ,
लेकिन इसके पीछे से मल्टीप्लाई जीरो है तो वैल्यू पूरी क्या कर दिया, जीरो। अर्थात R2 पे जब एक्सपेंड करेंगे तो केवल इसको कॉमन लेंगे, क्योंकि जीरो कॉमन लेने का कोई औचित्य नहीं है, वो तो वैल्यू जीरो कर देगा। तो इसका मतलब इसको मैं 6 कॉमन लूं तो यहाँ का साइन पकड़ूं, देखो ये कहाँ गई है, ये साइन देखिए A21 A22 की कुर्सी है, और ये A23 का मतलब समझ रहे हो, 2 3 23 3 2 5 माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। अच्छा इसके साथ ये माइनस साइन आया, -6 कॉमन हुआ, ये कॉलम उड़ गया, क्या बचा 2 3 3 -5। अब देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या है, -6 5 दूना 10 -10 -3 त्रिकाई 9। अब देखो दिमाग लगाओ, अंदर कितना आया, माइनस माइनस प्लस 6 गुणे 19। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बात करते। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, प्रयास करिए, मैं भी आपके साथ लगा हूँ। तो जब तक हम लोगों की क्लास नहीं चल रही है तब तक इसी थोड़ा सा YouTube के माध्यम से आपको कोर्स कराया जा रहा है, कृपया घर में आप पढ़ें। कोई दिक्कत हो देखिए तो मैं अपने यहाँ पे 2 नंबर लिख रहा हूँ, आप इन नंबरों में मुझसे फ़ोन करके इन नंबरों पे मुझसे आप फ़ोन करके संपर्क करके कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, चलिए दूसरा निकलेगा। तो ये मेरे दोनों नंबर हैं, इन मेरे दोनों नंबरों पे आप फ़ोन करके आप देख सकते हैं। बाकी कल की क्लास में मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा इसके, कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और परसों की क्लास में समझ रहे हैं, परसों की क्लास में मैट्रिक्स बताऊंगा, और जैसे मैट्रिक्स हुआ NCERT कवर करेंगे। कृपया आप नोट्स ज़रूर बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे नहीं फिर दिक्कत होगी। चलिए कल पढ़ाते हैं क्लास, ठीक है फिर।